हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा करी कि राहु देव और चंद्रदेव की प्लेसमेंट्स किस तरीके से हों तो क्या प्रभाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक एग्जाम्पल चार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, जहां पे बात हमने करी थी हिटलर की। आज का जो हम चार्ट देख रहे हैं ये है हमारे प्रिय बापूजी गांधी जी का चार्ट। गांधी जी की कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो राहु के साथ ही बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि राहु कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरह प्रभाव करेंगे और चंद्रमा को किसी ना किसी तरीके से हमेशा ऑक्यूपाइड रखेंगे। अब देखिए, अगर लगन कुंडली को देखा जाए तो जो लगन है वो 7 नंबर का बनता है और वहां से ये जो प्लेसमेंट आती है ये 10th हाउस में आती है। लेकिन अभी हमारा मकसद उस स्टेटस को स्टडी करने का नहीं है। हमारा मेन मकसद जो है वो चंद्र कुंडली को आधार बनाकर इस बात को फिक्स करने का है कि कहाँ पे जाके कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ नाम मिलता है या क्या उनके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहली कंडीशन, चंद्रदेव अपनी ही राशि में है और राहु उनकी राशि में बैठने के कारण चंद्रदेव राहु के डिस्पोजिटर माने जाएंगे। एक चीज। दूसरा, जब कभी भी हम चंद्र लगन कुंडली बनाएंगे तो चंद्रदेव जहां बैठेंगे वो खुद में अपने आप में एक लगन बन जाएगा। ऐसे स्थिति में यहाँ पे 2 बातों को ध्यान से समझने की आवश्यकता होने वाली है। पहली कंडीशन, राहु और केतु के साथ चंद्रदेव का जब कनेक्शन बनेगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि राहु केतु अपने आप में थोड़े से क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। मन के ऊपर प्रभाव को जब हम काउंट करने जाएं तो हमें ये दिखाई देना चाहिए कि हाँ, वहाँ पे क्रूरता होनी चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि राहु और केतु के साथ जब हम कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं तो इस बात को समझना है कि ये दोनों ग्रह अपने राशि के स्वामी के प्रभाव में आकर ही कार्य करते हैं। राहु भले सेपरेटिस्ट है, राहु बहुत ज्यादा डिजायरफुल है, राहु को हम क्रूर मानते हैं, लेकिन राहु इस कुंडली के अंदर चंद्र राशि में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं चंद्रमा के अधीन है और इमोशनल वे में कार्य करने के लिए जाने जाएंगे। नक्षत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो राहु जो है वो पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पुष्य नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे स्थिति में राहु का संबंध शनि के साथ होने की वजह से मासेस के लिए, क्योंकि शनि को माना जाता है लीडर ऑफ द मासेस, तो उनके साथ कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं नक्षत्र प्रभाव से कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, कॉम्बिनेशन में जब चंद्रमा और राहु एक साथ आके बैठे तो मन और डिजायर, चाहत, दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही भाव में साथ में आकर बैठे हैं, एक भाव को साझा रूप से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको देखिएगा तो चंद्रमा राहु से थोड़ा सा आगे है, यानी एक नक्षत्र का अंतर है। चंद्रदेव जो हैं वो बुध के अश्लेषा नक्षत्र में है और राहु जो हैं वो शनि के नक्षत्र में। अगर टेक्निकली थोड़ा सा डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे तो चंद्रदेव जो हैं वो राहु से एक नक्षत्र आगे निकल चुके हैं, यानी कि जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन के जस्ट एक दिन पहले अगर जन्म होता तो चंद्रमा और राहु एग्जैक्टली एक नक्षत्र में आ जाते। अब क्योंकि राहु की प्लेसमेंट इस तरीके से है कि आगे है चंद्रमा, उसके बाद उसके जस्ट पीछे है राहु, और राहु बढ़ेंगे अपने से एक घर पीछे की तरफ, चंद्रमा की मूवमेंट हो रही है एक घर आगे की तरफ। ऐसी स्थिति में चाहत जो है और मन जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो है, लेकिन चंद्रमा एग्जैक्टली पीड़ित नहीं है। सेम नक्षत्र में आ जाता, राहु से हो जाता तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में व्यक्ति काफी ज्यादा इमोशनल साइकोलॉजिकल चीजों के साथ कनेक्ट हो सकता था। यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंस हेल्पफुल साबित हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु जब एक साथ हैं, राहु चंद्रमा के साथ कनेक्ट होकर चंद्रमा बन के काम करेंगे तो चंद्रमा को सपोर्ट करेंगे। दूसरा चीज। तीसरी बात, अब थोड़ा सा अगर हम लगन कुंडली से स्थिति को देखें तो इस बात को देखिएगा कैसे ये चीज कनेक्ट होती है। भारत की आज़ादी के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बताई जाती है वो यही कि उन्हें किसी ने ट्रेन से उतार दिया और वहां से एक भावना उत्पन्न हुई कि हम आपको अपने देश से निकाल देंगे। शत्रुता की भावना। अगर लगन कुंडली जो कि 7 नंबर से बन रही है उसके बराबर में नवमांश को लेकर आते हैं तो दिखाई देता है कि चंद्रदेव नवांश कुंडली में लगन कुंडली के हिसाब से छठे भाव में थे। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है। किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी चीज को लेकर नवांश के आधार से देखा जाए तो एक शत्रुता की भावना उत्पन्न हुई।
ये बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें पढ़ाइयां और सब कुछ किया, सब कुछ चल रहा था, अचानक से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां मन में ये ख्याल आया कि ये जो है ये हमारे शत्रु हैं, हमें इन्हें बाहर हटाना है। तो नवांश में अगर हम कुंडली को लगन के तुल्य कर रहे हैं, नवांश कुंडली को, और वहां से हम चंद्रमा को उठा रहे हैं, तो वो छठे भाव में बैठ के किसी न किसी वजह से एक शत्रुता की भावना दिखाते हैं और उसका असर लगन कुंडली के अंदर भी देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब चंद्रमा और राहु साथ में होंगे, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड होंगे, क्योंकि व्यक्ति के पास सोचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और चंद्रमा के साथ संबंध हो जाए तो व्यक्ति थोड़ा मन से भी ज्यादा सोच सकता है। बहुत सारे ऐसे फैसले उनके थे जहां पे उन्होंने डिसीजंस को लिया, कई बार उन्होंने डिसीजंस को पीछे भी ले लिया। तो ये चीज क्यों हो रही थी? क्योंकि इमोशनल फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ था, जो कि किसी भी जन नेता के अंदर अमूमन देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं शासक रूप से अच्छा था या नहीं। अगर इसको समझना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस कुंडली के अंदर चंद्रमा पे अकेला राहु का प्रभाव नहीं है, उसके साथ साथ चंद्रमा के ऊपर केंद्रीय प्रभाव गुरु का भी है। गुरु से 4 घर आगे चंद्रदेव हैं, अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। फिर से कहने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति अपना खुद का नाम सदियों सदियों तक के लिए बना लेंगे। पीछे की वीडियो में भी जब हमने देखा था, वहां पे चंद्रमा और गुरु साथ थे। गजकेसरी योग लेकर हिटलर भी जन्म लेके आए थे। गजकेसरी योग महात्मा गांधी जी के पास भी था। अंतर किस तरीके से हो रहा है? चंद्रदेव जो हैं वो चंद्र कुंडली में खुद फर्स्ट हाउस लॉर्ड हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राहु भी यहाँ पे चंद्रमा के प्रभाव में आके ही कार्य कर रहे हैं, यानी कि कोई सेकंड डिस्पोजिटर नहीं है। जो मन सोच रहा है वही चाहत सोच रही है, जो चाहत है वही मन है। इसलिए व्यक्ति बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर अपने किसी भी चीज के प्रति लगकर दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल, बुध और शुक्र ये भी चंद्रमा से केंद्र में ही स्थापित हैं। इनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है चंद्रमा के ऊपर है। ऐसी स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो चंद्रमा और राहु की साथ में स्थिति है, और चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, बुध और गुरु, 3 शुभ ग्रहों का सीधा प्रभाव है। और क्रूर ग्रहों में अगर हम काउंट करें तो मंगल का प्रभाव माना जाएगा, इवन दो वो दृष्टि प्रभाव नहीं है, केंद्रीय प्रभाव है। ठीक है, तो मंगल के केंद्रीय प्रभाव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा काउंटर हो जाएगा। राहु चंद्रमा के समान ही फल करने में आ जाएंगे और साथ ही साथ केतु का प्रभाव जहां तक है तो गुरु का भी उतना ही प्रभाव बन रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा चंद्रमा बैलेंस है, और चंद्रमा बैलेंस होने के कारण जब रणनीति बनाने में आएगा, राहु रणनीति बनाने में बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। साम दाम दंड भेद, कब कहां कैसे कितना मारना है, ये राहु वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। बहुत सारे ऐसे फैसले उनके रहे कि कौन सा आंदोलन किस समय किस पॉइंट पे किस तरह से बढ़ाना है, ये एक बहुत ही अच्छी रणनीतिक फैसले वाली स्थिति में कोई व्यक्ति कर सकता है। तो गांधी जी के पास ये कॉम्बिनेशन, ये फैसले लेने की क्षमता देता था। और क्योंकि चंद्र कुंडली से ये फर्स्ट हाउस में बन रहा है, इसलिए हम देख सकते हैं किसी बड़े पद पे वो रहे या नहीं रहे, चंद्र कुंडली से अगर हम देखें तो वो फर्स्ट हाउस वो खुद स्वयं है। इसकी वजह से आज भी वो बिना किसी पोस्ट और पोजीशन को लिए हुए पूरी दुनिया में एक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। क्योंकि चंद्र कुंडली में जो राशि 4 नंबर आ रही है वो खुद व्यक्ति को ही यहाँ पे दर्शा रही है चंद्र कुंडली से। ऐसे स्थिति में इस कॉम्बिनेशन ने पॉजिटिव रूप में काम करते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का पूरा काम किया, और जिसका फल है कि व्यक्ति पूरे जन्मों जन्म तक के लिए, आजीवन के लिए एक बेहतर नाम बनाने में सफल हो गए। गजकेसरी योग ऐसे कंडीशंस में मोस्टली देखा जाता है, लेकिन यह बात यहां पे इसलिए कहना जरूरी है कि जब राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो इस बात को थोड़ा ज्यादा अहमियत दीजिएगा कि कौन कौन से पॉजिटिव ग्रह चंद्रमा को पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाए, गुरु हट जाए, शुक्र हट जाए, तो ऐसे स्थिति में बुध मंगल एक साथ बैठ के बुध को भी पाप प्रभाव करेंगे, और शनि और सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव हुआ तो व्यक्ति आक्रामक नेचर में शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात को पकड़ के चलने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरी कुंडली में तो राहु और चंद्रमा का एक ही कॉम्बिनेशन है। दो बातें देखनी है, चंद्र कुंडली में चंद्रमा की राशि कहां बैठी है, जो मैंने कल भी कहा था, और दूसरी बात यह कि चंद्रमा के ऊपर कितने शुभ प्रभाव है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति थोड़ा सा क्रूर नेचर में आके कार्य कर सकता है, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति शुभता के साथ काम करेगा। इसलिए यह डिफरेंस जरूरी है कि कहने में चंद्रमा जब गुरु से केंद्र में बैठे तो वो बनते तो हमेशा गजकेसरी हैं, लेकिन गजकेसरी में व्यक्ति शुभता की वजह से नाम कमा रहा है कि अशुभता की वजह से नाम कमा रहा है, ये समझना कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअल लेवल पे पड़ता है। धन्यवाद।